मॉर्निंग दोस्त। आप लोग सुन रहे हैं अभी माँ पार्वती कोचिंग सेंटर से लालू कुमार को। इतिहास की दुनिया कक्षा 10 के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को अभी हम बताएंगे। इसका ऑडियो वर्जन आपको भी हम सुनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट में आई। 20वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप ले चुकी थी। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण का योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। हर घर में राष्ट्रीयता की बात होने लगी। हर युवक में एक राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वो जग उठी। नेपोलियन ने जर्मन और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से एक बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो काम है वो यहीं से शुरू हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्ध और विजय ने अस्त व्यस्त कर दिया। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसकी मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र हो या प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए
मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेप्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उनके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्ता कायम हुई। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैम्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि इनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई दोस्तों, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। और ये सब व्यवस्था कौन किया था दोस्तों? लुई 18वां, याद रखिएगा। आगे चार्ल्स दसम के शासनकाल में इनमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई प्रतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक और प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉलीगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विशोभित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एक दूसरे उदारवादियों ने पॉलीगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्व का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और
फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर काउंट काबूर। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अतएव उन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाय नामक प्रांत को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तत्व भी महत्वपूर्ण है कि जब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था, यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूर की दृष्टि में कभी संभव ही नहीं था। इसी बीच 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार
लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने के तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूँकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860 से 61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर उसे पुष्टि भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी में दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुएल को शासक माना। गैरिबाल्डी। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पैसे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई।